का ये जो पेपर है ये आपके सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक रिहर्सल की भांति कार्य करता है। यहाँ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यार ऐसे वन लाइनर प्रश्न थोड़ी ना यूपीएससी पूछ लेगा, लेकिन कुछ कुछ प्रश्नों में ऐसा शब्दजाल बुना गया है कि वास्तव में लगता है कि ऐसा ही प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विस एग्जाम में भी आ सकता है। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसी टाइपिंग मिस्टेक की गई है जिसे प्रश्न को जल्दबाजी में बनाया गया हो और सही तरीके से उसे टाइप ही ना किया गया हो। तो चलिए आज इन्वायरमेंट और स्पेशली ज्योग्राफी के प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि सीडीएस 2026 के एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे आपको जो सबसे पहला प्रश्न मैं दिखा रही हूँ ये एस्ट्रोनॉमी से आया है। आप जानते हैं कि जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो 4 यूनिट में पढ़ाती हूँ, एस्ट्रोनॉमी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। तो ये जो हम लोग सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाते हुए मैं आपको आरंभिक सिद्धांत भी पढ़ाती हूँ और आधुनिक सिद्धांत भी। आधुनिक सिद्धांत में हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी और आरंभिक सिद्धांत में हम इमैनुअल कांत, लाप्लेस, चैम्बरलेन और मोल्टेन, इन सभी के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न यह कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत और उसके प्रस्तुतकर्ता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। इस साइड लिखा हुआ है परिकल्पना, हाइपोथेसिस का नाम, और दूसरी साइड लिखा हुआ है उसके प्रतिपादक का नाम। तो गैसीय परिकल्पना के सामने लिखा है कांत जी, ये बात बिल्कुल सही है। इमैनुअल कांत ने गैसीय परिकल्पना दी थी जिसे लाप्लेस ने फिर संशोधित किया था, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद है जी द्वैतारक परिकल्पना। अब ये जो द्वैतारक परिकल्पना है ये रसेल ने दी थी, जी हाँ। उसके बाद मैंने जो आपको द्वैतारक परिकल्पना पढ़ाई है उसमें चैम्बरलेन और मोल्टेन, ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनकी शुरुआत यहाँ पे रसेल ने की। फिर यहाँ पे जो ग्रहाणु परिकल्पना लिखी है इसमें आप क्या देख रहे हैं जी, ग्रहाणु परिकल्पना जो है, इस ग्रहाणु परिकल्पना को भी हम लोग कई बार द्वैतारक परिकल्पना में सम्मिलित करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो चैम्बरलेन और मोल्टेन है इन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा तारा था जो हमारे जनक तारे के पास से गुजरा और उसमें से थोड़ा सा मलबा निकला जो छोटे 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 हिस्सों में बट गया, ग्रहाणु बने। फिर ये जो ग्रहाणु है ये बाद में जाकर के ग्रह बने। तो यहाँ पर यह तीनों ही चीजें बिल्कुल सही है, ये तीनों ही थ्योरी और उनके प्रतिपादक सही है, इसलिए आंसर होगा 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी के बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा गया है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग यहाँ पर शैलों के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ते हैं। हम आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल पढ़ते हैं। फिर ये जो आग्नेय शैल होते हैं इसको भी हम आगे 2 भागों में बांटते हैं। आग्नेय शैल क्या होता है, जो ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से बनता है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी का लावा अगर बाहर आकर के ठंडा हो रहा है तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल। यहीं पे अगर स्थल मंडल में, भूपर्पटी की गहराई में, इस स्थल मंडल में अगर ये लावा ठंडा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल। तो यहाँ पर हमारे बहिर्भेदी आग्नेय शैल और अंतर्भेदी आग्नेय शैल की जो विशेषताएं हैं इन पर यूपीएससी भी पहले कई बार प्रश्न पूछ चुकी है और इस बार सीडीएस ने यह प्रश्न पूछा। ये कह रहे हैं आग्नेय शैल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हो सकता है कि 2026 के प्रीलिम्स में ऐसे ही स्टेटमेंट दिए जाएं और फिर बोला जाए उपरोक्त में से कितने सही हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जब पृथ्वी के गहरे अभ्यंतरण में मैग्मा ठंडा होता है तो इसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म कणिक आग्नेय शैल की रचना होती है। जब बहिर्भेदी आग्नेय शैल बनता है तो वह कहां बनता है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल बनता है ज्वालामुखीय पर्वत के बाहर साइड, तो वहां पे महीन दाने होते हैं। लेकिन जब यह लावा अंदर साइड ठंडा होता है तो वहां पे क्या होता है, बड़े दाने होते हैं, वहां पे बड़े दाने होते हैं। तो यहां पे आपको देखना है कि यहां सूक्ष्म कणिकाएं नहीं होंगी, यहाँ पे सूक्ष्म कण नहीं होंगे बल्कि बड़े बड़े कण होंगे जब पृथ्वी के गहरे अभ्यंतर में मैग्मा ठंडा होगा। अगर बाहर ठंडा होगा तो हमको कैसे मिलेंगे, सूक्ष्म मिलेंगे, बारीक मिलेंगे। बाहर लावा ठंडा होता है तो जो हमारा बेसाल्टिक आग्नेय शैल बनता है उसमें सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन अंदर वाले में सूक्ष्म नहीं होते। तो ये हो गया गलत। बेसाल्ट एक प्रकार का अंतर्भेदी आग्नेय शैल है नहीं, मैंने अभी अभी बोला बेसाल्ट एक तरीके का बहिर्भेदी आग्नेय शैल है। आग्नेय शैल के सर्वाधिक खनिज सिलिकेट होते हैं, हमें ये सही लग रहा है,
लेकिन फिर भी डी वाला पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये दोनों गलत साबित हुए, क्या डी गलत साबित हो रहा है? बहिर्भेदी आग्नेय शैलों में प्रायः शिली भवन होता है। जी नहीं, शिली भवन जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लिथिफिकेशन, ये जो लिथिफिकेशन है ये कायांतरित शैलों में होता है। जब मलबा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जब मलबा एक जगह निक्षेपित हो जाता है, तो उस मलबे से लिथिफिकेशन होता है और फिर बनती है नई कायांतरित चट्टान। तो यहां पर ये वाला भी हो गया जी गलत, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आग्नेय शैल के सर्वाधिक खनिज सिलिकेट वाले होते हैं। ये वाला इन चारों की तुलना में ज्यादा सही है। इन चारों की अगर हम तुलना करते हैं तो ये तीन सरासर गलत साबित होते हैं, लेकिन सी वाले में हमें गलत साबित करने के लिए कोई पॉइंट मिला नहीं। अब यहाँ पे एक और हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, और ये वाला जो प्रश्न है ये ज्वालामुखी उद्गार के ऊपर पूछा गया है। आप जानते हैं कि हम ज्वालामुखी के जो प्रकार पढ़ते हैं ये कई आधारों पर पढ़ते हैं, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। बिल्कुल वैसे ही हम लोग ज्वालामुखी को जब पढ़ते हैं तो लावा के आधार पर भी पढ़ते हैं। एक होता है हमारा अम्लीय लावा और एक होता है क्षारीय लावा। अम्लीय लावा वो होता है जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो गाढ़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा बह नहीं पाता शहद के जैसे। और जो हमारा क्षारीय लावा है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसीलिए वो दूर तक बह जाता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान अत्यधिक श्यान लावा, श्यान विस्कस मतलब गाढ़ा, अत्यधिक श्यान लावा द्वारा अम्लीय लावा शंकु बनते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो हमारा गाढ़ा लावा है इसके द्वारा अम्लीय लावा शंकु बनेंगे। फिर हमसे अगला वाला बोलता है श्यान लावा में उच्च गतिशीलता होती है और वो लंबी दूरी तक गमन कर सकते हैं। गलत। श्यान लावा, गाढ़ा लावा दूर तक क्यों बहेगा? एक साइड आप पानी बहा रहे हो, दूसरी साइड आप शहद बहा रहे हो, तो शहद गाढ़ा है। दो अलग अलग ग्लासों में दूध है, एक ग्लास में 4 चम्मच मैदा या आटा मिला हुआ है, एक ग्लास में 1 चम्मच है। जिसमें 4 चम्मच आटा मिला हुआ है वो तो बहुत गाढ़ा है, ज्यादा दूर तक नहीं बहेगा। तो गाढ़ी चीज ज्यादा दूर तक नहीं बहेगी, ये गलत है। अम्लीय लावा के परिणाम स्वरूप अति प्रवण ढाल वाले ऊंचे शंकु बनते हैं। जी हाँ, अगर लावा गाढ़ा है, अगर लावा गाढ़ा है तो यहीं के यहीं पर इस तरीके से ऐसे जम जाएगा। अगर ये पतला होता तो फिर ऐसे दूर दूर तक जाता और एक ढाल जैसी ज्वालामुखी की आकृति बनती। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे आपको इस तरीके से ज्वालामुखी बनता हुआ दिखाई देगा, खड़ी ढाल वाला, ऊंचा। फिर है मिश्रित शंकु उत्तम ज्वालामुखी शंकु होते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग जब पढ़ते हैं मिश्रित ज्वालामुखी, हम लोग जब पढ़ते हैं स्ट्रैटोवोल्केनो, तो उसमें हम देखते हैं कि जो गाढ़ा वाला लावा होता है, जो अम्लीय लावा होता है, वो फटता है, फिर ऊपर बहुत ज्यादा धूल जाती है, फिर वो धूल नीचे आती है, तो लावा की परत, उसके ऊपर धूल की परत, फिर लावा की परत, फिर धूल की परत, और खूब ऊंचा सा शंकु, ऊंचा सा कोन बन जाता है। तो मिश्र शंकु उत्तम ज्वालामुखी शंकु होते हैं। जी हाँ, ये हाईएस्ट वॉल्केनिक कोन होते हैं जो कंपोजिट कोन होते हैं। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि दूसरा वाला बोल रहा था कि गाढ़ा लावा दूर तक बहेगा, गलत बोल रहा था। तो आंसर होगा 1, 3 और 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से शैलों पर है। जैसा मैंने आपसे कहा कि शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो जब हम लोग बात करते हैं कायांतरित शैल की, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? कायांतरित शैल यानी कि ऑर्थो मेटामॉर्फिक शैल आग्नेय शैलों से बनते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। अंतर्भेदी मैग्मा की तीव्र ऊष्मा के परिणाम स्वरूप आसपास के शैलों का कायांतरण होता है, जिस प्रक्रिया को गतिक कायांतरण कहते हैं। गलत। कायांतरण होता है पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से, और यहां पर जो टेम्परेचर लग रहा है वो मैग्मा का नहीं लग रहा है, यहां पर जो टेम्परेचर लग रहा है वो आउटर सरफेस का लग रहा है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। और आंसर है ए केवल 1। आंसर है ए केवल 1। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ताप के भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण को विकिरण व्युत्क्रमण भी कहा जाता है। ये टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में प्रश्न है क्लाइमेटोलॉजी से,
क्योंकि यहाँ पे शब्द इतने क्लिष्ट हिंदी में है, एक बार अंग्रेजी में पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉजेस ऑफ ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तापमान व्युत्क्रमण के बारे में बोल रहे हैं वो। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेडिएशन इन्वर्जन। बिल्कुल सही बात है। हम लोग, हमारा जो भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण है, इसको विकिरण व्युत्क्रमण भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं जी। ऋणात्मक हास्य दर की विद्यमानता के परिणाम स्वरूप पृष्ठीय व्युत्क्रमण होता है। देखो, हम जानते हैं कि हमारे शोभ मंडल में पार्थिव विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है, इसलिए नीचे का तापमान ज्यादा, ऊपर की हवा का तापमान कम। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाएगा कि नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा, तो इसको बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण। तो ऋणात्मक हास्य दर की विद्यमानता के परिणाम स्वरूप पृष्ठीय व्युत्क्रमण होता है। जी बिल्कुल सही बात है। इसी बात पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिजिकल ज्योग्राफी की चौथी यूनिट ओशनोग्राफी से है, ज्वार भाटे से है। हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से ज्वार भाटा आता है। यहाँ पे आपको 4 अलग अलग प्रकार के ज्वार भाटे दिए गए हैं और उसके सामने उनकी विशेषता दी गई है और बोल रहे हैं जोड़ी मिलाओ। अब हम स्कूल में तो है नहीं कि ऐसे ए को 4 से, बी को 3 से, ऐसे करके ऐसे जोड़ी मिला देंगे और काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको बताना है ए किससे मिलेगा। तो ये लिखा है ए 3 से मिलेगा, 4 से मिलेगा, बी 1 से मिलेगा, 2 से मिलेगा, ऐसे करके जोड़ी जमानी है। तो यहाँ पे लिखा है वृहत ज्वार भाटा। वृहत ज्वार भाटा मतलब, वृहत ज्वार भाटा मतलब स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड मतलब बड़ा वाला टाइड। ये कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे। अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे आता है वृहत ज्वार भाटा। तो ये कहां लिखा है? नंबर 4 पे लिखा है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक पंक्ति में हैं, एक के सामने एक है, अमावस्या या पूर्णिमा है, तब आता है वृहत ज्वार भाटा। तो 1 की जोड़ी किससे जमेगी? 4 से। तो यहां पे हमारा आंसर ए और बी तो हो नहीं सकता था, क्योंकि यहां लिखा था 6 मास के अंतराल पे ज्वार भाटा की पुनरावृत्ति होती है। ऐसा तो कुछ है नहीं वृहत ज्वार भाटा में, इसीलिए हमको पहले पता चल गया सी या डी में से आंसर है। फिर यहां लिखा है लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पे हो। मैं हमेशा तुमसे एक रिपीटेड लाइन बोलती हूँ कि पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, ये सब अपने किसी दूसरे खगोलीय पिंड जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उसकी परिक्रमा ऐसे करते हैं जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ऐसे आरती की थाली जैसे यूं यूं नहीं कि एक बार चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर है नीचे, नहीं, आगे पीछे यूं परिक्रमा होती है। तो जब सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा इधर है, ऐसे करके समकोण बन रहा है। तो चंद्रमा अलग तरफ पृथ्वी को खींच रहा है, सूर्य अलग तरफ खींच रहा है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा कार्य कर रहा होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं? निम्न ज्वार आता है। अभी दोनों एक ही तरफ खींच रहे थे, सूर्य और चंद्रमा, तो अलग बात थी। अब सूर्य अलग खींच रहा है, चंद्रमा अलग खींच रहा है, तो ऐसी स्थिति में लघु ज्वार आता है, निम्न ज्वार आता है। तो ये तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में हो। हालांकि अब मैं बता तो रही हूं सीडीएस वालों की टाइपिंग, इनको ऐसा लिखना था कि सूर्य और चंद्रमा समकोण की स्थिति में हो, और हम समझ गए। तो बी की जोड़ी जमेगी 1 से, 2 से नहीं जमेगी, तो सी भी गया काम से। आंसर तो हमको पहले ही मिल गया है, पर अब बाकी दोनों भी पढ़ लेते हैं। अपभू ज्वार, सुनो गौर से दुनिया वालों, मैंने तुम्हें उपभू और अपभू बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कहते हो ना मैडम एस्ट्रोनॉमी क्यों पढ़ते हैं, शुरुआती 1 हफ्ता आप एस्ट्रोनॉमी में क्यों निकालती हैं? देख लो, 2 क्वेश्चन दिख गए तुम्हें अभी। यूपीएससी 2024 मेंस पूछ रहा है, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स पूछ रहा है सिविल सर्विसेज का, और अभी सीडीएस भी देख लो। अपभू क्या होता है? अपभू मतलब कि वो स्थिति जब सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है, उसे कहते हैं अपभू। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, उसे कहते हैं उपभू। तो यहां पे क्या लिखा है? अपभू मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, पूरे 27 दिनों की अवधि में सबसे ज्यादा है। तो अपभू कब होता है? ये तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर हो। C2 विषुवतीय। अब देखो,
अपने आप हमें आंसर मिल चुका है। विषुवतीय ज्वार भाटा 6 मास के अंतराल पे जब ज्वार भाटा की पुनरावृत्ति हो रही है उसको बोल रहे हैं। तो हमको ये 3 भी पता थे, तो हमारा आंसर तो वैसे 2 से ही निकल गया था, तीसरे से और कंफर्मेशन हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी से दिया गया है। मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में पूरी एक लिस्ट बनवाई है जिसमें हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लिखते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, और मैं आपसे कहती हूँ कि इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना है। हालांकि कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी है भारत के भूगोल वाली, उसमें भी चीजें दी गई हैं, पर मैं भी आपको क्लास में पढ़ाते समय पूरी लिस्ट बनवाती हूँ, तो वहीं पे आप देख सकते हैं कि ऐसी ही लिस्ट से आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो अपन ने जो लिस्ट बनाई है अपनी क्लास में, उसमें मैंने तुमको खैर और रोजवुड ये दोनों बहुत अच्छे से लिखवाए हैं, है ना? तो ये 2 से ही प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोल और सोनर एशिया के पेड़ के बारे में नहीं भी मालूम, इन वनों के बारे में नहीं भी मालूम, तो ये 2 आपका जो आंसर है वो आपको मिलवा सकते थे। सेम आपको जोड़ी बनानी है तो खैर और रोजवुड दोनों आपको पता है कि प्रभु ये अल्पाइन वन तो है नहीं। अल्पाइन तो होते हैं जो पेड़ों पे ऊपर उगते हैं, तो इसका मतलब है कि D2 या D4 तो हो नहीं सकता। तो जिसमें भी D4 लिखा है वो हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है D4 वाला हमारा आंसर? क्योंकि ये अल्पाइन वन तो नहीं हो सकता। खैर और रोजवुड, खैर कत्था पानी में लगाते हैं, अच्छे से सिखाया तुम्हें, और ये रोजवुड ये अल्पाइन वन तो है नहीं। उसके बाद वेलांचली या अनूपवन किसको कहते हैं? मैंग्रोव, जो जलाशयों के जल राशि के पास उगते हैं। खैर और रोजवुड वो भी नहीं है। इसका मतलब है कि B2 हो ही नहीं सकता। B2 यहां था, आंसर तो मिल गया, आंसर तो वो मिल गया, आरी 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 हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जो है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की जोड़ी जम गई रोजवुड से। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन दोनों मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है रोजवुड। फिर वेलांचली और अनूप वन का एग्जाम्पल है सोनेरेशिया। फिर उष्णकटिबंधीय कंटक वन का एग्जाम्पल क्या है? खैर। और अल्पाइन वन का एग्जाम्पल है केल। आप सिर्फ और सिर्फ खैर और रोजवुड से भी आंसर तक पहुंच सकते थे। इसी खुशी में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी जो प्रश्न हमने देखे थे वो फिजिकल ज्योग्राफी के थे, ये जो था खैर रोजवुड वाला ये इंडियन ज्योग्राफी का था। अब एक और ये वाला प्रश्न देखो, करेवा वाला। आप सबको पता है कि ये करेवा वाला प्रश्न भी एक बार फिर से अपनी इंडियन ज्योग्राफी से आ चुका है। करेवा क्या होता है? नदी के द्वारा जो निक्षेपित मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लेकिन हिमनद, बर्फ की नदी, हिमनद के द्वारा जो निक्षेपित मिट्टी होती है उसे करेवा कहते हैं। कश्मीर में जो करेवा मिट्टी है वो केसर के लिए बहुत फेमस है। करेवा मिट्टी में उगता है केसर। जी, केसर बादाम वाला दूध पीते हो ना, वही वाला केसर। उत्तर पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर कश्मीर की करेवा संरचनाएं हिमनदीय मृतिका और अन्य पदार्थों के सघन निक्षेप से बनी है जिसमें हिमोड़ अंतर स्थापित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब भी बताई ये चीज मैंने आपको। लद्दाख की पैंगोंग सो और सो मेरेरी मीठे पानी की झीलें हैं। बिल्कुल गलत। पैंगोंग सो झील के ऊपर मैंने तुम्हें लंबे से नोट्स बनवाए हैं इंडियन ज्योग्राफी की दूसरी क्लास, जिसमें मैं तुम्हें भारत और चीन के रिश्तों के बारे में पढ़ाती हूँ। वहां मैं तुम्हें गलवान घाटी और पैंगोंग सो झील के बारे में बताती हूँ। 3 इडियट का आखिरी सीन जो पैंगोंग सो झील के किनारे शूट हुआ वह भी पढ़ाती हूँ। तो आप जानते हैं कि पैंगोंग सो एक खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील नहीं है। तो ये आंसर नहीं हो सकता था, ये आंसर नहीं हो सकता था। कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्पी है। जी बिल्कुल, झेलम नदी विसर्प बनाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला ये जो प्रश्न है इसे आप भले ही इंडियन ज्योग्राफी से कनेक्ट कर लीजिए, पर मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है यह कहाँ पढ़ाती हूँ? डिजास्टर मैनेजमेंट में। मैं आपको सूखे के जो प्रकार हैं, ये सूखे के प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास में पढ़ाती हूँ। वहीं पे मैंने आपको सूखे के प्रकार लिखवाए हैं और समझाए हैं। तो सूखे के प्रकार में हम मौसमी सूखा भी पढ़ते हैं
हम लोग यहाँ पे कृषि सूखा भी पढ़ते हैं और मृदा आर्द्रता सूखा भी पढ़ते हैं। यहाँ पे ये तीनों चीजें जो लिखी हुई है ना सूखे के बारे में, ये बिल्कुल करेक्ट है। मौसमी सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है, बिल्कुल सही बात है। चरम आर्द्रता प्रतिबल के फलस्वरूप कृषि सूखा उत्पन्न होता है, ये भी सही बात है। और मृदा आर्द्रता सूखा मौसमी सूखे से संबंधित है, यह बात भी सही है। तो सूखे के प्रकार ये बिल्कुल थ्योरी चीज है, जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तब हम आपको यह बताते हैं। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रश्न पूछेगा ये सब अपन ने किए थे। तो अगर आप भी मेरे साथ इसी तरीके से अनअकैडमी पे चीजों को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के टॉपर बनना चाहते हैं, सो किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। देखो, आपको इस समय 23,000 रुपयों में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये है आपकी हिंदी मीडियम की टीम। ये जो टीम है इसमें आपको मैं ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट करवाती हूँ। इसके अलावा आपको मैम हिस्ट्री कराती हैं, सर आपको इकोनॉमी कराते हैं। ये पूरी टीम आपके सामने प्रस्तुत है। नया बैच जो है हिंदी वाला, ये 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक, इसी बात पर बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा हम आपको एक और चीज बता दें, वो है हमारा UAIPMT। प्रभु अभी सवाल बाकी है। ये एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट है जिसे आपको 19 अप्रैल को देना है। अब आगे बढ़ती हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये जो प्रश्न है ये फैक्चुअल प्रश्न है। एक साइड आपको दिया है वन अनुसंधान संस्थान और दूसरी साइड दिया है कि वो कहां अवस्थित है। ये तो बस एक याद करने वाली चीज है कि प्रभु उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान क्षेत्र कहां है, जबलपुर में। MP वालों को ज्यादा अच्छे से पता होता है। फिर वर्षा वन अनुसंधान क्षेत्र कहां है, जोरहाट में। फिर हिमालयन वन अनुसंधान क्षेत्र कहां है, शिमला में। पारी पुनर्स्थापन वन अनुसंधान क्षेत्र कहां है, प्रयागराज में। ये वाला प्रश्न सीधे सीधे एक फैक्चुअल प्रश्न है, एक तथ्यात्मक प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर से इंडियन ज्योग्राफी से है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में मृदा के प्रकार पढ़ते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं कि CSIR ने भारत की मृदाओं को 8 हिस्सों में बांटा है। काली मिट्टी, जिसको हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, जो हमें गुजरात के क्षेत्र में मिलती है और पूरे दक्कन के पठार में मिलती है। जब भारतीय प्लेट दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आ रही थी तो रीयूनियन हॉटस्पॉट जो है उसका लावा हमारी भारतीय प्लेट के किनारे किनारे पर उछटा, और जहां जहां पर वो लावा उछटा उसी स्थान को आज हम क्या बोलते हैं, उसी स्थान को आज हम कहते हैं दक्कन का पठार। उसी स्थान को आज हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। तो वो जो दक्कन का पठार है वह काली मिट्टी से आच्छादित है, बिल्कुल सही। रेगुर के नाम से भी ये मिट्टी जानी जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चूंकि ये अपारगम्य है अतः काली मृदाओं में वर्षा सिंचित फसलें नहीं उगती। ये किसने बोला? मैंने आपको साफ लिखवाया है, समझाया है कि काली मिट्टी आग्नेय शैल से बनती है। वो भी आप देखते हैं कि जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल है बेसाल्ट, उससे काली मिट्टी बन जाती है। बेसाल्ट में सिलिका की मात्रा कम होती है, इसीलिए ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल बारीक कण वाली होती है। इसलिए जैसे ही इसके ऊपर पानी की बूंद पड़ती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, इसलिए मानसून की शुरुआत में ही इसको बो दिया जाता है। तो वर्षा सिंचित फसलें इसमें नहीं उगती, ये वाली बात गलत है। बाकी पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में ये प्रश्न काफी सरल है। अब ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में चेमा युंगडुंग के नाम से जाना जाता है, ये सही बात है क्या? नहीं। चेमा युंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है। यारलुंग सांगपो के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। फिर जब ये अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर दिबांग और लोहित नाम की सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। फिर असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है। बांग्लादेश में यही नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। तो जहां तक सवाल है दिहांग का, मैंने आपको बहुत अच्छे से मैप बना करके याद करवाया है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। आपके लिए ये प्रश्न एक बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, हिमालय की अति उच्चता वाला एक दर्रा, वो टाइपिंग मिस्टेक है, शिपकिला किस घाटी में स्थित है? आप सबको पता है, हमने भारत के सारे दर्रे अच्छे से पढ़े हैं। शिपकिला दर्रा आपको ऐसे हिमाचल प्रदेश में दिखता है, और जो सतलुज नदी है जो राकसताल झील से आती है, सिंधु नदी में जाकर मिलती है, वो सतलुज नदी जो है वो शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यह चीज भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बहुत ही आसान चीज हो गई।
अब अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको भारत की जो 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनके नाम याद करवाती हूँ और उसी के साथ कुछ अन्य जनजातियां पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओंग, जारवा और सेंटनली, ये तीनों की तीनों जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है सारगासो सी के बारे में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पास आपको सारगासो सी मिलेगा। ये आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, ये अपना यूरोप, ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका। आपको पता है ये लेब्राडोर सी, ये सेंट लॉरेंस सी, ये फंडी की खाड़ी, यहाँ पे अपना कैरेबियाई सी है और कैरेबियाई सी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे है सारगासो सी। तो ये जो सारगासो सी है ये एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई भूपृष्ठीय सीमा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये अटलांटिक महासागरों में ऐसा कोई समुद्र नहीं है जिसकी लवणता न्यूनतम हो, ये वाली बात गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं कंग्या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। बीच बीच के जो साइंस के प्रश्न है वो मैं हटाती जा रही थी। हम ज्योग्राफी के प्रश्न देख रहे हैं और जो एक दो इन्वायरमेंट क्या है वो देख रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान और उनके अवस्थान के बारे में सही सुमेलित नहीं है। हम सबको पता है रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात, नंदकानन ओडिशा, लेकिन किंतु परंतु केबो लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केबो लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान और शिरोही राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही मणिपुर में है। केबो लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर की लोकटक झील में राष्ट्रीय उद्यान है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसी लोकटक राष्ट्रीय उद्यान में संगाई हिरण भी मिलता है जिसको हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? केबो लमजाओ अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये वाला गलत है। ठीक। मैं आशा करती हूँ कि सीडीएस के प्रश्न देख के मेरे सारे लर्नर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो 6वें आसमान पे होगा। 7वें आसमान पे मत पहुँचाना, 6वें आसमान पे पहुँच जाओ, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसी से मैंने आपको जो पढ़ाया है सीडीएस के यह प्रश्न आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल पिछले 7 सालों की तरह इस साल भी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ज्योग्राफी के जो प्रश्न आएंगे वो हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं जाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे और हाँ, ये भी बताना कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रेडी हो या नहीं। आप यूपीएससी प्रीलिम्स कौन से साल में देने वाले हो ये भी बताना। और अगर आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको पता है कि डिस्काउंट कोड क्या है। अगर नहीं पता तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। डिस्काउंट कोड है APOORVA23, अपूर्वा 23। ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में जहां पे मैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाऊंगी लाइव। कमेंट करना मत भूलना।